आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ये भारत सरकार जीपीएस पे आएगी। जीपीएस का मतलब ना ओपीएस ना करने की बजाय वे भी एक बीच का रास्ता निकाल के और चाह रहे कि विधानसभा रिपीट कर जाए। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं आंध्र प्रदेश के अपने कर्मचारियों के साथियों की तरफ से कि जब तक आप पुराने वादे ओपीएस को नहीं निभाओगे आप रिपीट नहीं हो सकते। आप क्या कोई भी सरकार अब भविष्य में, अब हमारा एक नारा है जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तब उन कर्मचारियों ने एक ये बोल के आए थे कि मुख्यमंत्री जी हम बहुत जल्द आपको पूरा कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक तंज खींचा था कर्मचारियों पे, अगर आपने पेंशन लेनी है नौकरी छोड़ो, चुनाव लड़ो, विधायक बनो और पेंशन लो। जैसे कि इन्होंने 3-3, 4-4 पेंशन राजनेताओं ने अपनी बनाई रखी हैं, अपनी तो 4-4 लेते हैं। और जो एक बॉर्डर पे हमारा जो कर्मचारी बीएसएफ का, सीआरपी का है, और जो बॉर्डर पे साथियों को भी जागृत करना चाहता हूं, जब आपकी नींद खुलेगी उस समय आपको जो 60% का एक लालच दिया गया है, आपको 60% नहीं मिलेगा और उस पर टैक्स लगेगा वो नारा, और 40% जो बच गई जिसको आपको कहते हैं ना पेंशन मिलेगी, वो पेंशन नहीं है, वो एक इंटरेस्ट है जो आपको 1700, 2000, 2700 मिलेगा जब 2700 का एक सिलेंडर आएगा। इतिहास में अपनी जड़े गड़ाए जो कानूनदा गांव के हम शिव मंदिर में खड़े हैं, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंचकुला में जिस तरह ओपीएस की मांग पे कर्मचारियों पे सरकार ने जिस तरह लाठियां बांधी, तुरंत एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के बाद क्या प्रतिक्रिया उस कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से आती है, और जिस तरह से पूरे देश में एक दबाव बनाया जा रहा है ओपीएस की मांग को लेके, तो सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री वो पार्लियामेंट के पटल पे वो कहती हैं कि इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी गई है, और इसी कमेटी की इस घोषणा के दौरान कुछ कांग्रेस शासित ऐसे राज्य भी हैं जहां जीपीएफ भी कर्मचारियों का कटना शुरू हो गया है। तो एक तरफ जो मांग है वो सिरे चढ़ रही है और अपने नतीजे ला रही है, और दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले कमेटियों का खेल खेला जा रहा है। तो इसी बीच में जो हरियाणा से एक प्रखर नेता हैं इसके लिए, जो 20-22 साल से इस क्षेत्र में सामाजिक चेहरा भी रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे ये ठहराव है और कहाँ इनकी मंजिल है। इनके से न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और भगवान के चरणों में भोलेनाथ को नमस्कार करता हूँ। पिछले दिनों आपने झज्जर की सड़कों पे एक इनकलाब नज़र आया था, क्या वो एक अवेकनिंग कॉल थी? हज़ारों कर्मचारी सड़क पे आते हैं, और जो लाठियाँ खाई थी पंचकुला में, उसके बाद जिस तरह बाउंस बैक होके अपनी दस्तक दी है आपके मुद्दे में, तो क्या ये मुद्दा क्या डेड हो चुका है? ये जैसा आपने बताया, पंचकुला की सड़कों में हमने आंसू गैस के गोले से, मिर्ची बम सही, बर्बरतापूर्ण लाठियाँ सही, सारा इन सब होने के बाद एक सरकार ने कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी की अब तक एक मीटिंग, वो भी औपचारिकता भर, उसमें चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में 2 फाइनेंस से संबंधित और आईएएस स्तर के अधिकारी लिए गए थे। उसमें हमने पूरे जितनी भी डिटेल्स थी सारी पूरे कागज़ उनको दिखाए, और करीब 1-1.5 घंटा मीटिंग चली। उसमें हमने ये सिद्ध कर दिया ओपीएस प्रदेश के लिए लाभदायक है और एनपीएस प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। यानी कि जो डोजियर थे आपने वो हैंड ओवर कर चुके आप वहाँ पे, लेकिन जनता में एक मैसेज सरकार दे चुकी है कि जो कर्मचारियों की मांगों के लिए वर्क ऑन प्रोग्रेस का बोर्ड उन्होंने लगा दिया है इस कमेटी के माध्यम से। तो आपके नेताओं ने क्या संदेश दिया इसके माध्यम से? पंचकुला एजिटेशन के बाद हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में एक मीटिंग हुई, और आगे के कार्यक्रम कुछ तय किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जो पूरे वे कार्यक्रम, अभी हमारा एक कार्यक्रम 16 अप्रैल को जो है आक्रोश मार्च हमने पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर निकाले गए हैं, जो हमारा बहुत सफल प्रोग्राम हुआ है। और इसके बाद 1 जून से हमारी एक संकल्प यात्रा नांगल चौधरी से शुरू होने जा रही है, और चंडीगढ़ तक, और 22 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे, और 1 अगस्त से 9 अगस्त तक सभी देश के सांसदों के घर घंटी बजाओ अभियान हमारा चलेगा। और उसके बाद 1 अक्टूबर को
राष्ट्रीय स्तर की पूरे देश के कर्मचारियों की नई दिल्ली रामलीला मैदान में एक बहुत भारी रैली होने जा रही है, जिससे हम ये दिखा देंगे कि कर्मचारियों को जो एक हल्के में जो भारत सरकार जो ले रही है वो एक हल्के में लेने का विषय नहीं है, और इस पर गंभीरता से सोचकर ये ओपीएस भारत देश में ही बहाल कर देनी चाहिए। जो दिल्ली में शंखनाद होता है रामलीला मैदान से, और मैं बता दूं पिछले 5 सालों में अगर सबसे बड़ा कोई जन सैलाब यदि पंचकुला चंडीगढ़ के सड़कों पर देखने का मिला तो इन्हीं कर्मचारियों का वो था। और जिस तरह से, जिस अनुशासन से, जिस सरकारी संपत्ति को संरक्षित करते हुए इन्होंने उस लड़ाई को, जिस प्रोग्रामिंग इन्होंने बता दी है कि हमारे प्रोग्राम हरियाणा के हर ज़िले की सड़कों से ये होते हुए गुजरेंगे, सामाजिक संगठनों से भी जुड़ेंगे, विपक्ष से भी जुड़ेंगे, और मुद्दा इनका कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे रहेगा। क्या ये आपका जो शंखनाद है दिल्ली में, ये एक अगले चुनाव या कर्नाटक चुनाव पे भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखो, हमारा चुनाव की जो एक राजनीति की बात होती है वो थोड़ा इससे एक हटकर बात होती है। सरकार तो चुनाव की भाषा समझती है, सरकार चुनाव की भाषा भी समझती है, और सरकार हमारी लोकतंत्र की भाषा भी अच्छी तरह समझती है। भले उसको प्रदर्शित करना ना चाहती हो, वो सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा होता है। बाकी हमारे इस जो पेंशन आंदोलन हम 2017 से लगे हुए हैं, उनसे आज ये जो बहुत जल्दी में कमेटियों के गठन होने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हमने अभी पेंशन आक्रोश से मेरे न्यूज़ 24 पे इंटरव्यू पे कहा था कि बहुत जल्दी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ये भारत सरकार जीपीएस पे आएगी। जीपीएस का मतलब ना ओपीएस ना एनपीएस, गारंटीड पेंशन स्कीम। जो ये वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो वित्त विधेयक अभी पारित हुआ था हमारा दिल्ली में, तो उसमें जो एक एनपीएस सुधार कमेटी बनाई गई है, वो सुधार कमेटी नहीं है, और ना हमारा आंदोलन सुधार कमेटी के लिए, हमने तो ऑफिस बहाली के लिए। आप सेटिस्फाइड नहीं है? हम जीपीएस से भी सेटिस्फाई नहीं है। तो वो धोखा है क्या? वो धोखा है, वो हमने पहले ही कह दिया था। ये सुधार कमेटी नहीं है, जीपीएस पे आएंगे ये, भारत सरकार एडवांस कह दिया था। और ये सुधार कमेटी के नाम पर वो जीपीएस है, जो कि इस भारत के किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है। ये भी चोरी का फार्मूला था एक स्टेट के आईएएस को यहाँ दिल्ली लाया गया। बिल्कुल, ये कर्नाटक चुनाव से पहले एक गेंद कर्मचारियों के पाले में डाली गई थी कि कर्मचारी से भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारी एक पढ़ी लिखी कौम है। इसमें प्रोफेसर से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारी हैं जो आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, इस एनपीएस और ओपीएस के फायदे और नुकसान को इतना जान चुके हैं। अब तो ये गांव-गांव, शहर-शहर इतना इस आंदोलन को इन्होंने फैला दिया है कि अब इस देश और प्रदेशों की सरकारों को ओपीएस बहाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा इनके सामने। आपने बताया कि परिवर्तन यात्रा आज आईएनएलडी की चल रही है, पीछे मैम के विधायक ने निकाली, विपक्ष भी है। हरियाणा में विपक्ष के लिए प्रायोरिटी पे मुद्दा क्यों नहीं है, जबकि चुनाव की जो मशीनरी है ये अधिकारी हैंडल करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं यदि उसके डैमेज उनको नज़र आते तो विपक्ष के लिए प्रायोरिटी पे मुद्दा होता। तो क्यों विपक्ष के भी हाईलाइट ये मुद्दा क्यों नहीं है? आज हिंदुस्तान की सभी स्टेटों में हर विपक्ष के अंदर एक ही बात गूंजती है कि भाई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और वो विधानसभा सत्र जब इनके होते हैं उनमें इस चीज़ का गवाह, चाहे कोई सांसद में उठाता है, लोकसभा में, विधानसभाओं में एमएलएज उठाने लग गए। अब अपनी रही हरियाणा प्रदेश की, जैसे ये आपने आईएनएलडी का जिक्र किया, कई यात्राएं का इन यात्राओं में भी हमने इसने मुद्दे को उठाया है कि कर्मचारियों के हित में और इनके स्वाभिमान और सामाजिकता को देखते हुए इनकी पेंशन को बहाल करना चाहिए। तो जनता में जो मैसेज दिया गया है कि गारंटी पेंशन स्कीम, वित्त मंत्री जो पार्लियामेंट पटल पे खड़े होती कहती है कि कमेटी इस पे काम कर रही है, तो जनता में तो इसकी पाउज का बटन उन्होंने दबा दिया है। ये प्ले पे कब चलेगा? ये प्ले पे इसलिए नहीं चलेगा, जैसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जगन रेड्डी जी ने उन्होंने पहले जब हम आंदोलन करते थे तो आंध्र की सड़कों पे साथ चलते थे, यदि मेरी सरकार बनी मैं पहली कलम से ओपीएस को बहाल करूंगा। आज कहीं न कहीं वे क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या बात है
कि इसको बहाल पूरी करने की बजाय वे भी एक बीच का रास्ता निकाल के और चाह रहे कि विधानसभा रिपीट कर जाए। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं आंध्र प्रदेश के अपने कर्मचारियों के साथियों की तरफ से कि जब तक आप पुराने वादे ओपीएस को नहीं निभाओगे आप रिपीट नहीं हो सकते। आप क्या कोई भी सरकार अब भविष्य में, अब हमारा एक नारा है, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यानी कि एक अवेकनिंग कॉल इन्होंने बता दी कि वहाँ भी नतीजे वही रहेंगे, बगैर ओपीएस के मुद्दे के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि एक बड़ा बल, बड़ा दल और एक शांतिपूर्वक आंदोलन का एक बड़ा ये ट्रैक हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो ये अग्रिम प्रोग्राम है आपके, किन सरकारों ने बहुत हल्के में लिया और किन सरकार को सत्ताएं गंवानी पड़ी? कई राज्यों में इस तरह के एग्जाम्पल हुए हैं, तो जिन्होंने इसको में हल्के लिया उनके क्या उदाहरण रहे हैं? ये एक हमारी ये अभी पूर्व में जो हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जब कर्मचारी विधानसभा में जनवरी की ठंड में तब एक बड़ा मार्च निकला था शिमला की सड़कों पर और सचिवालय तक, जिसमें महिलाएं बहुत भारी संख्या में, पूरा हिमाचल का कर्मचारी साथ था। इतनी ठंड में छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में लेके हुए माएँ और भविष्य के लिए उस प्रदेश के आगे युवा, जो हम एक बात और बताना चाहते हैं, ये इन्हीं कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है। जो भारत का आने वाला युवा जो सरकारी उपक्रम में आएगा, इस नौकरी में आएगा, हम तो आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब वो मार्च निकला तो उन्होंने भी ऐसे लाठीचार्ज, बर्बरतापूर्ण व्यवहार हल्के में लिया था कि 1% तो आप क्या कर लोगे। जी, मजाक किया गया था हमारे साथ। तब उन कर्मचारियों ने एक ये बोल के आए थे कि मुख्यमंत्री जी हम बहुत जल्द आपको पूर्व कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एक तंज खींचा था कर्मचारियों पे, अगर आपने पेंशन लेनी है नौकरी छोड़ो, चुनाव लड़ो, विधायक बनो और पेंशन लो। जैसे कि इन्होंने 3-3, 4-4 पेंशन राजनेताओं ने अपनी बनाई रखी हैं, अपनी तो 4-4 लेते हैं। और जो एक बॉर्डर पे हमारा जो कर्मचारी बीएसएफ का, सीआरपी का है, और जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है, जबकि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये एक देश और प्रदेश की सरकारों पर एक नासूर जैसा एक ऐसा बन चुका है कि इस पेंशन को बहाल ना करने का एक आज मुख्य मुद्दा बता देता हूं मैं। अगर ये बात आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये बात जाए कि इसको बहाल न करने का एक मुख्य उद्देश्य है, जो कर्मचारियों का पैसा है वो शेयर बाजारों में लगाया जाता है, उसका जुआ खेलते हैं ये जो राजनीतिक आदमी है, और उनका पैसा वहाँ शेयरों में, अभी देखा अडानी का जो मुद्दा आता है, डूबता है। कर्मचारी तो कभी एनएसडीएल की साइट पर जाके देखते तक नहीं, बहुतों को इसका पता नहीं होता। आप रोजाना भी देखोगे कभी 20,000 कम हुए मिलते हैं, कभी 40,000 कम हुए मिलते हैं, उनको नहीं पता होता। उनको उस दिन मैं तो कर्मचारी साथियों को भी जागृत करना चाहता हूं, जब आपकी नींद खुलेगी उस समय आपको जो 60% का एक लालच दिया गया है, आपको 60% नहीं मिलेगा और उस पर टैक्स लगेगा वो नारा, और 40% जो बच गई जिसको आपको कहते हैं ना पेंशन मिलेगी, वो पेंशन नहीं है, वो एक इंटरेस्ट है जो आपको 1700, 2000, 2700 मिलेगा जब 2700 का एक सिलेंडर आएगा। ये इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है कर्मचारी का, जो कार्यपालिका होती है देश की, वो उसी वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करता है कि इसमें मेरी सामाजिक सुरक्षा है, मुझे इसमें वृद्धावस्था में इसमें गारंटी है। यदि वो गारंटी आप उनसे छीन लेंगे तो कितना डिवोट होके वो अपने कर्तव्य निभा पाएंगे, कितनी निष्ठा से वो सरकार की गोपनीयता बनाए रखेंगे, कितनी निष्ठा से जो सरकार के पॉलिसी प्लान एजेंडा को परफॉर्म कर पाएंगे, वो सिर्फ तभी तय करता है जब आप उनको गारंटी देते हैं। और वर्तमान में देखा है कि कईयों की पेंशन तो हज़ारों में बनी है। उनके लिए एक 4-5 केस इस तरह के आए हैं, जब वो रिटायर हुए इस स्कीम में तो किसी की पेंशन 800 रुपये, किसी की 2800 रुपये। तब ये कर्मचारियों को एक झटका दिया और उन्होंने वार्न किया है कि कभी शेयर बाज़ार में जो पैसे पे खेल खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ये मुद्दा जो आपने अवेयर किया हुआ है, क्या ये अब पंचकुला के बाद ठंडा पड़ गया? अभी ये मुद्दा पंचकुला से पहले भी गर्म था और पंचकुला के बाद तो ऐसा होगा जैसे भगत सिंह ने एक बात कहा था, इंकलाब जिंदाबाद,
कि वो कुछ साथियों की जज्बाती साथियों की एक टोली थी जिन्होंने इस पूरे देश में एक स्वतंत्रता की अलख जगाई थी कि मैं तो 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ जाऊंगा, और हम भी वो बलि देने के लिए आज तैयार हैं अपने आने वाली पीढ़ी। जैसे भगत सिंह ने सपन देखा था कि मैं इस आने वाले एक ऐसे भारत देश का सपना देखना चाहता हूं जिसमें एक बोलने की आज़ादी होगी, अपना एक लॉ होगा, कानून होगा, और कैसे एक सुंदर भारत का सपना देखा था। ऐसा ही तब 1972 से एक पेंशन अधिनियम जो हमारा बना हुआ है, जब भारत बहुत गरीब स्थिति में था तब भी पेंशन कर्मचारी को मिलती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि विश्व की एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका है। तो महाशक्ति के बाद तो पेंशन कुछ न कुछ और ज़्यादा बढ़ा के मिलनी थी, अब तो पेंशन ही कट चुकी है, तो कैसे महाशक्ति। 28 करोड़ लोग जहाँ भूखे सोते हों, जहाँ ओलंपिक बेटियाँ सड़कों पे लाठियाँ खाती हों, और महाशक्ति का ये ढिंडोरा तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बताइए आप, कितने राज्य हैं जिन्होंने ओपीएस को लागू किया है? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सबसे इस देश में एक अवसर प्रदान किया है। कर्मचारियों ने राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल करके इस पूरे देश के कर्मचारियों के एक अलख जगाने का कार्य किया था। उस दिन के बाद इस कर्मचारियों में जो आंदोलन जो छेड़े हुए थे, एक ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा का माध्यम से ये हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड से पंजाब, और पंजाब से जस्ट अभी हिमाचल सुखू सरकार ने जैसे अब तो ऐसी रेलगाड़ी ही चलती आ रही है। हमने लग रहा है बहुत निकट भविष्य में परमात्मा ने, भोलेनाथ ने चाही, बहुत जल्दी कर्नाटक में भी ये पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अभी दिल्ली में मैंने आपके एसोसिएशन के प्रधान से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि हमारी फाइल पुटअप करके राज्यपाल ने रोकी हुई है, यानी कि सरकार ने फॉरवर्ड करके भेज दी है और राज्यपाल उस पर कहीं ना कहीं कुंडली मार के बैठे हैं। तो वहाँ तो बीजेपी ही खुद एक राज्यपाल के माध्यम से इस पर चेक एंड बैलेंस कर रही है। तो क्या लगता है कि आपने कि कितने राजनीतिक दलों को क्या इच्छा शक्ति दिखा देनी चाहिए थी इस पर, जो अब तक नहीं दिखाई दी? 2018 में हमारी रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें उस समय के आज के भी वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी उस रामलीला मैदान की रैली में आए थे, और उन्होंने पूरे देश की रैली थी उस दिन भी, उन्होंने भी उस दिन ये घोषणा की थी कि मैं दिल्ली प्रदेश में विधानसभा के अंदर आज ये पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करता हूँ पूरी भरी पब्लिक के अंदर। और जाते ही कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया, उसी समय जब तक हम मैदान में ही थे, और जो पारित हुआ निर्णय गवर्नर और ये भारत सरकार ले सकती है। करूँगा, अभी सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन आया है कि राज्यपाल के सरकार के पास जो भी लंबित मामले हैं उनको प्रायोरिटी पे एक टाइम फ्रेम में निपटाया जाए। तो क्या दिल्ली में क्या उछाल दिखाई देगा? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आ चुके हैं, उसमें जो पूर्ण स्टेट होती है उसके तो मुख्यमंत्री को अधिकार होता है, अपने स्टेट का सर्वे सर्वा होता है। वहाँ ओपीएस जिन्होंने बहाल किए पूर्ण स्टेटों में बहाल, अब तक कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पूर्ण स्टेट ना और वहाँ बहाल होगी हो। लेकिन विधानसभा में ज़रूर इन्होंने 18 में बहाल कर दी थी, और आज भी एलजी के पास वो फाइल पड़ी हुई है, लेकिन वो बहाल करनी तो केंद्र सरकार के एलजी के ऊपर ही बात आती है। ये सरकार प्रोटेस्टों को हैंडल बड़े आयरनिकल हैंड लेती है, यानी कि आपने देखा होगा कि लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, लंबे समय तक पहलवान बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा मतलब सड़कों पे मतलब खून के आंसू रुलाती है। तो इनकी एक थ्योरी में ये भी है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं ये होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ रेगुलेटर के तौर पे सरकार होनी चाहिए, और विभाग की मजबूती कहीं ना कहीं कर्मचारियों के एसोसिएशन, उनके वर्कआउट, उनके डेडिकेशंस होते हैं। तो जिस सरकार के पीछे संघ की विचारधारा ये हो कि ये महकमे होने ही नहीं चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना ही नहीं चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ये आपकी लड़ाई उनके विचारधारा के खिलाफ भी है, उनके सिद्धांत के भी खिलाफ है। तो ये आपको क्या माउंटेन राइडिंग नहीं लग रही आपको? देखो, लोकतंत्र में एक अधिकार होता है हर किसी को अपनी बात उठाने का, एक लोकतंत्र प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत ये धरने और आंदोलन होते हैं। मैंने इनकी हिस्ट्री बताई है, ये एक साल तक 752 किसान मर जाते हैं,
लंबे समय तक देश में और आंदोलन चलते होते, असम जल रहा है, आज जगह जगह स्टेटों में। ये बात अलग है, मेन मीडिया सबसे बड़ी पंचकुला में जो गैदरिंग उसको नहीं दिखाता, आपकी गैदरिंग को मेन मीडिया से ये हैंडल कर रहे हैं। तो इस चुनौती को आपके पास किस तरह पार करोगे? मैं वही उसी का जवाब दे रहा था। लोकतंत्र प्रणाली में यही एक तरीका होता है, लोकतंत्र प्रक्रिया में धरने और प्रदर्शन एक तरीका सरकार को अपनी बात पहुंचाने का। लेकिन इन सरकारों को ये चीज़ें इस तरह समझ में नहीं आती, उनकी एक मजबूरी यहाँ फंसी हुई है। जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति ही सरकार के ड्राइवर बने बैठे हैं और वे ड्राइवर जहाँ भी गाड़ी को ले जाते हैं, पूंजी ये सरकार एक सीट पे, बस की सीट पे आम सवारी की तरह बैठी हुई है। सरकार ये पूंजीपति जो चला रहे हैं, ये आम जनता के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो एक बहुत बड़े लेवल पर एक पैसे का जो दुरुपयोग किया जाता है और एक जनता पर जो एक टैक्स का एक बोझ इतना लाद दिया है, जनता तो उसे तराई है। जनता तो अपने ये सामान्य जो प्रक्रिया होती है धरने प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन वो पूंजीपति इनकी बात को नहीं सुनना चाहते और इनकी बात के वही दब के रह जाती है। ये पूंजीपति इसका एक कारण। मैं आपकी इंटीग्रिटी पे एक सवाल उठा रहा हूँ। आपका राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रोग्राम है प्रस्तावित, जो आपने आगे बताया। राज्य में आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, जो अभी चुनाव 7-8 दिन के बाद होने, क्या आप इस स्थिति में नहीं है कि पूरे देश में एक दिन का आप सांकेतिक, एक दिन का प्रोटेस्ट, चाहे अपने वर्क स्टेशनों से आप एक अलार्म दे सकें कि पूरा देश ये एक चेन से बंधा हुआ है, इस मुद्दे से बंधा हुआ है? क्या उस स्थिति में नहीं है आपके संगठन? हमारे NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी अटेवा से, वे कर्नाटक में कम से कम 10 दिन हो चुके उन्होंने वहाँ, और वहाँ कर्मचारियों से लगातार पूरी स्टेट में वे हर गली कूचे पर घूम रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। और वहाँ का कर्मचारी पूरी तरह से इस मामले पर बहुत ज़्यादा गंभीर है। हर कर्मचारी इस मुद्दे पर दिन रात डटा हुआ है और मुझे उम्मीद है पूरे देश से एक समय पे, एक दिन के लिए सिग्नल देने की स्थिति में नहीं गया। उसी स्थिति पे अब जैसे 16 मार्च को हमारा ये आक्रोश मार्च जो हुआ, वो उसी का एक उदाहरण था और वो पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर हुआ था, उसी का एक ये उदाहरण था। क्योंकि उसका ये जितने भी आगे भविष्य में जो चुनाव होंगे उसके लिए भी प्रक्रिया है और कर्नाटक के लिए हमारा आक्रोश मार्च निकल चुका है। तो अंतिम में जो साथी सुन रहे हैं, जो इस मुहिम से या सीधे तौर पे नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन सामाजिक सरोकार रखते हैं, राष्ट्रहित में सोचते हैं, उनसे आपका किस तरह की मदद का आप वो चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों को, युवाओं को, देश के सभी कर्मचारियों को एक अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ। जब PBS की पुरानी पेंशन की कहीं भी इस देश में अलग जगह कोई भी आक्रोश मार्च निकले, जुलूस निकले, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलो और इसके लिए जागृति अभियान बहुत ज़्यादा फैला दो, क्योंकि अब आप इस मसले के बहुत करीब पहुंच चुके हो। और मैं 110% कहता हूं, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये देश और प्रदेश में ये बहाल होगी। आप इस पर भरोसा करना। जय हिंद, जय भारत। ये थे पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने बताया कि जो NPS का प्रयोग था वो किस तरह डैमेज कर्मचारी के जीवन पे डाल रहा है और OPS क्यों इतना ज़रूरी एक कर्मचारी के लिए, देश के लिए, सरकारी संगठनों के लिए आवश्यक है। तो इनका जो कार्यक्रम है वो सतत इनके जारी हैं। ये थका नहीं है कर्मचारी, अपने मुद्दे पे आज भी परखर कर रहा है। कहीं ना कहीं मोदी उस सेठ की तरह साबित हो रहे हैं जिन्होंने अपने नौकर को यह आश्वासन तो दे दिया कि जब तू घर जाएगा तेरी पेंशन या तेरी रकम मेरे पास जोड़ता रहे, मैं तुझे लौटा दूंगा। लेकिन उस रकम को कहीं ना कहीं वो जुए में लगा रहे हैं, यानी कि जो अपने नौकर के साथ भी उनकी वफादारी कहीं नज़र नहीं आ रही। और इसलिए सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि देश आज गलत हाथों में है और यदि इस मौके पे सभी संगठन इकट्ठे नहीं हुए तो आगे पीढ़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। यदि 5-7 साल सड़कों पे घूम के, लाठियाँ खा के अपने मुद्दे पे यदि उस पदों पे कोई मिसयूज करता है, जनता की आवाज़ नहीं सुनता या देश की संस्थाओं को नहीं बचाता, तो कहीं ना कहीं आंदोलन का विकल्प, चाहे आज कर्मचारी ले रहे हैं या और वर्ग ले रहे हैं, एक ही रास्ता बनता है आंदोलन का। और ये इनका मुद्दा, आंदोलन की जो तलवार की धार
कब बनेगा, ये आने वाला समय आपको बताएगा। इनसे जुड़े जो भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में डाल चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए। जय किसान, जय भारत।